next topic that will be science and technology based current affairs. Science and technology based current development. सो अभी जो क्लास चलेगी आपकी दैट विल बी अप टू 8 o'clock। 8 o'clock तक क्लास रखेंगे अभी हम लोग, और 8 o'clock तक जितना भी हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड करंट डेवलपमेंट है अगर वो कंप्लीट हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर कल की क्लास में करेंगे हम लोग। टुमारो वी एक्सपेक्ट टू कंप्लीट योर सिलेबस ऑफ करंट अफेयर्स 7 बजे के आसपास तक कंप्लीट हो जाएगा। चलो 8 बजे तक हो जाएगा, बट कल कंप्लीट हो जाएगा ये। कल कंप्लीट होने के बाद एक छोटा सा क्वेश्चनायर सेशन भी रखेंगे, कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन टू अंडरस्टैंड दैट हाउ मच यू हैव लर्नड। आज मैं आपका ग्रुप बना के पीडीएफ सेंड कर दूंगा। पीडीएफ आपको रिवाइज करना है, पढ़ना है, क्योंकि पीडीएफ से भी कल के क्वेश्चन सेशन में, क्वेश्चन आंसर सेशन में क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। अब ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड करंट डेवलपमेंट में हम लोग 2 पार्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे पर्टिकुलरली। वन पार्ट विल बी अबाउट स्पेस रिलेटेड करंट डेवलपमेंट्स, स्पेस रिलेटेड करंट डेवलपमेंट्स, एंड दूसरा होगा डिफेंस। तो एक तो स्पेस एंड दूसरा डिफेंस के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे इसमें, ओके। आप कोई भी ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो या टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। मैं लिंक भेज दूंगा आपको। चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं स्पेस रिलेटेड करंट डेवलपमेंट्स। ओके, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग स्पेस रिलेटेड करंट डेवलपमेंट्स। Okay, space related current developments. Now sorry, स्पेस रिलेटेड करंट डेवलपमेंट में देखो सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो होगा गगनयान मिशन। बट बिफोर स्टार्टिंग विद द गगनयान मिशन आई मस्ट टेल यू कि स्पेस डेवलपमेंट में इंडिया काफी आगे निकल चुका है। नाउ वी आर अमंग द टॉप 5 कंट्रीज इन द वर्ल्ड जिसने स्पेस में काफी कुछ हासिल किया है। And these space there are some space agencies of the world that have done great achievement work.
एंड दिस स्पेस एजेंसीज आर लाइक, उनमें से कुछ स्पेस एजेंसी की बात करें तो नासा इज फ्रॉम यूएसए, देन दूसरा है रॉसकॉस्मोस फ्रॉम रशिया, एंड तीसरा है आपका यूरोपियन स्पेस एजेंसी फ्रॉम यूरोप, एंड चौथा है स्पेसएक्स फ्रॉम टेस्ला, एंड पांचवा है आपका इंडिया का इसरो। तो ये 5 स्पेस एजेंसी दुनिया में टॉप के स्पेस एजेंसीज हैं। इवन चाइना का जो स्पेस एजेंसी है वो भी काफ़ी आगे है, तो 6th में उसको ले सकते हैं या 5th में उसको ले सकते हैं, वॉट मतलब ये जो स्पेस एजेंसीज हैं, दीज स्पेस एजेंसीज आर डूइंग एक्चुअली ट्रिमेंडस वर्क नाउ। अब स्पेस के फील्ड में इंडिया ने जो नए डेवलपमेंट्स किए हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो न्यू डेवलपमेंट्स में है एक तो गगनयान मिशन है, देन इसके पहले इंडिया ने चंद्रयान 1 चंद्रयान 2 मिशन भी लॉन्च किया है। अभी इंडिया ने काफ़ी हैवी रॉकेट को डेवलप किया जिसको मैक इंजन्स कहते हैं या मार्क इंजन भी कहते हैं कई बार हम लोग। फिर रैमजेट और स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया इंडिया ने, इसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे, राइट। इसके अलावा आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इंडिया ने सीक्रेटली वीनस मिशन भी लॉन्च कर दिया है। लॉन्च क्या किया, वीनस मिशन की भी तैयारी चल रही है हमारी। तो वीनस मिशन, और जो कि वर्ल्ड में कोई नहीं कर रहा, वो हम कर रहे हैं वीनस मिशन, ठीक है। तो आजकल आप ये सोचेंगे कि इतने सारे मिशन लॉन्च करके इंडिया को क्या फायदा है, क्या हम भी स्पेस में जाकर कोई एलियन ढूंढने की कोशिश करते हैं? ऐसा नहीं है, हम लोग कोई एलियन वेलियन नहीं ढूंढते। इंडिया में हमारे पास वैसे ही पहले बहुत सारे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं स्पेस पे रिसर्च करके, क्या सिर्फ रिसर्च डेवलपमेंट कर रहे हैं, कुछ उसके पीछे फायदा भी हो रहा है, फायदा भी होता है। क्या फायदा है स्पेस में? बेसिकली हम लोग एक तो स्पेस जो एक्सप्लोरेशन करते हैं, ये हमारा मेन पर्पस होता है स्पेस को कॉलोनाइज करना, है ना। जितना हम स्पेस को डेवलपमेंट करेंगे, स्पेस कॉलोनाइजेशन में काफ़ी हेल्प होगा। फ्यूचर में जो रेयर अर्थ मिनरल है, हैवी मेटल्स हैं, प्लस बहुत प्रीशियस मेटल्स है, प्रीशियस अर्थ मिनरल्स है, वो सब स्पेस में हम ला सकते हैं। और इसके अलावा आज आप सैटेलाइट देखते हैं इतना ज़्यादा, तो सैटेलाइट स्पेस डेवलपमेंट का ही तो कमाल है। तो ऐसे बहुत सारी डेवलपमेंट्स, बहुत सारी चीज़ें हम स्पेस में कर सकते हैं फ्यूचर में। दैट इज़ वाई स्पेस के ऊपर काफ़ी फोकस रहता है। आज इसरो जितना हम लोग खर्च नहीं कर रहे इसरो के ऊपर, उससे ज़्यादा इसरो हमें कमा कर दे रहा है। सैटेलाइट, दूसरी कंट्री के सैटेलाइट लॉन्च करता है। एक टाइम पे इसरो के ऊपर काफ़ी खर्च होता था गवर्नमेंट का। इसरो इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट लैब है। इंडिया में टोटल 50 से ज़्यादा लैब्स इसरो के हैं। 5000 से ज़्यादा इंजीनियर इसरो में काम करते हैं। 1000 से ज़्यादा अदर स्टाफ इसमें काम करते हैं। प्लस इसरो में 50,000 से ज़्यादा टोटल एम्प्लॉयज हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि इसरो टोटल कितना लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है। सो दैट इज़ वाई इसरो के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो इसके स्पेस स्टेशंस हैं, वो सब तो ज़्यादातर साउथ में, कई सारे रिसर्च लैब नॉर्थ में लाई करते हैं। लेकिन हमारा जो स्पेस रिसर्च का, स्पेस रिलेटेड करंट डेवलपमेंट्स है, इसमें हम लोग वही पढ़ेंगे जो इस साल मतलब 2022 एंड करंटली 2023 के रिलेटेड होगा। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं, दैट इज गगनयान मिशन। हमारे प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया था कि इंडिया विल लॉन्च गगनयान मिशन एंड द पर्पस ऑफ दिस मिशन विल बी टू प्लेस और टू टेक इंडियन मेन और विमेन इनटू द स्पेस एंड देन रिटर्न बैक। हम सेटेलाइट की तरह तो नहीं है कि इंडियन कोई पर्सन को ले जाए और स्पेस में छोड़ के आ जाए, ऐसा तो नहीं कर सकते। वी हैव टू रिटर्न बैक टू अर्थ ऑल्सो। सो देयरफॉर इट बिकम्स अ वेरी हाई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कि ह्यूमंस को स्पेस में ले जाओ और उसको वापस भी लेकर आओ। ये बहुत बड़ी बात होती है। इंडिया ने अभी तक इस फील्ड में काम नहीं किया था। नाउ हम गगनयान मिशन को लॉन्च करके इंडियंस को स्पेस में लाना ले जाना भी कर सकते हैं। टारगेट था कि 2022 तक हम ऐसा कर लेंगे, लेकिन कोरोना के कारण ये डिले हो चुका है और प्रोबेबली ये 23 या 24 में कंप्लीट हो जाएगा। तो लिखते हैं अभी, गगनयान मिशन इज a project to demonstrate India's capabilities of human space flight by launching
group of three members to group of three members an orbit of to an orbit of 400 किलोमीटर। आरपी इसरो स्पेस में काम करता है, डीआरडीओ डिफेंस के फील्ड में काम करता है, ये डिफरेंस है। 3 members to an orbit of 400 kilometers for 3 days mission and bring them back safely on earth by landing in Indian sea waters. It will be completely India based. It will be completely India based and India developed mission. India based and India developed mission. The crew training will take place in Russia, and the spacecraft that will be used is Indian. That will be used is Indian. However, the mission got delayed due to Corona pandemic. Which is expected to complete by 2022-23.
यहाँ पर है इसकी। नेक्स्ट लिखते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट लिखिए आजादी सैट। आजादी सैट आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में इसरो ने स्मॉलेस्ट सैटेलाइट लॉन्च किया। इस सैटेलाइट में तिरंगा झंडा भी लगा हुआ था, जिसको कि स्पेस में लॉन्च किया गया है। इसी सैटेलाइट का नाम है आजादी सैट। लिखे, दिस इज द स्मॉलेस्ट सैटेलाइट, दिस इज द स्मॉलेस्ट सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इसरो launched by ISRO to place our national flag in space. National flag in space. It was launched on आजादी का अमृत महोत्सव। It was launched on आजादी का अमृत महोत्सव। नेक्स्ट तीसरा है प्रोजेक्ट वीनस। प्रोजेक्ट वीनस क्या है? इसरो प्लानिंग कर रहा है कि बाय 2024 दिसंबर 2024 तक प्रोजेक्ट वीनस लॉन्च करेगा इसरो। और प्रोजेक्ट वीनस का मेन पर्पस है कि वीनस के सरफेस को स्टडी करना और वीनस के एनवायरनमेंट को स्टडी करना। ठीक है, ये हमारा पर्पस है। और प्रोजेक्ट वीनस अभी बहुत ज़्यादा हाइप में नहीं है, बट यस जब लॉन्च हो जाएगा तब ये हाइप काफ़ी ज़्यादा होगा। दिस इज वन ऑफ द यूनिक प्रोजेक्ट बाय एनी स्पेस एजेंसी इन द वर्ल्ड। लिखते हैं, वीनस इज द सेकेंड प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम। Venus is the second planet for in our solar system after Mercury. After Mercury, Venus is the second planet in our solar system after Mercury. After Mercury. It is also the hottest planet. It is also the hottest planet due to its greenhouse effect and also it has an atmosphere of sulfuric acid. It has an atmosphere of sulfuric acid. ISRO is planning to launch Project Venus. ISRO is planning to launch Project Venus by 2024.
by 2024 and the purpose of this project is to study the surface and atmosphere of Mars. Surface and atmosphere of Mars. The mission is named as Shukrayaan. मिशन इज नेम्ड एज शुक्रयान. इसको हम कहते हैं, इस मिशन का नाम है शुक्रयान. नाउ फोर्थ, देखो फोर्थ क्या कहता है. प्रोजेक्ट वीनस आपने देखा, प्रोजेक्ट वीनस के बाद फोर्थ है, दैट इज फोर्थ है क्रायोजेनिक रॉकेट्स. क्रायोजेनिक रॉकेट्स. क्रायोजेनिक क्या होते हैं? देखो, क्रायोजेनिक हम कहते हैं कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टडी या किसी भी ऑब्जेक्ट का बिहेवियर हमें बहुत ही लो टेम्परेचर पे करना हो तो इस स्टडी को हम क्रायोजेनिक कहते हैं. तो इसी कंसेप्ट से बनाया गया क्रायोजेनिक रॉकेट. क्रायोजेनिक रॉकेट में सॉलिड हाइड्रोजन और सॉलिड ऑक्सीजन दोनों को काफी लो टेम्परेचर पे रखा जाता है. जब इनको आप काफी लो टेम्परेचर पे रखेंगे तो इसका फायदा ये होता है कि एक तो सॉलिड स्टेट में आ गया, दोनों को अलग अलग कंपार्टमेंट में रखते हैं, फिर धीरे धीरे ऑक्सीजन को मेल्ट करते हैं, सॉलिड को लिक्विड स्टेट में लाएंगे, और हाइड्रोजन रखा होता है, हाइड्रोजन के ऊपर ऑक्सीजन कल लिक्विड स्टेट में ड्रॉप करते हैं, जिससे अचानक बहुत ज्यादा ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट के कारण बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है. इसी एनर्जी को हम यूज करते हैं रॉकेट में, और रॉकेट इस एनर्जी का यूज करता है थ्रस्ट गेन करने में और ऊपर राइज करता है. इस क्रम में बहुत तेज अमाउंट में तेज अमाउंट में जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलता है तो उससे ब्लास्ट काफी तेज अमाउंट में हीट और फायर निकलता है. पॉल्यूशन ज्यादा नहीं होता इसमें, दिखने में लगता है बहुत ज्यादा धुआं, बट पॉल्यूशन बहुत ज्यादा नहीं होता. वो एक्चुअली जो धुआं दिखाई पड़ता है वो धुआं नहीं होता, वो वाटर वेपर होता है. व्हाइट कलर का देखेंगे आप होता है, जब धुआं होगा तो ब्लैक होता है. ये वाटर वेपर होता है जो चारों तरफ फैल जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब मिलेगा तो क्या बनेगा? वाटर वेपर. काफी ज्यादा हीट होता है तो काफी ज्यादा घना वाटर वेपर होता है, यहाँ पे वही उठता हुआ दिखाई पड़ता है आपको. सो दैट इज नॉट हार्मफुल बेसिकली. तो एक तरीके से कहा जाए कि ये क्रायोजेनिक रॉकेट जो है ये एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है, एनवायरमेंट लॉस नहीं करता ये. तो क्रायोजेनिक रॉकेट्स में सॉलिड हाइड्रोजन सॉलिड ऑक्सीजन यूज करते हैं, जिसके कारण काफी ज्यादा थ्रस्ट मिलता है ये, और फिर ये रॉकेट राइज करता है. इस तरह के जो रॉकेट्स होते हैं काफी हैवी लोड को कैरी कर सकते हैं, और हैवी लोड कैरी करने वाले जो रॉकेट्स हैं इसरो को, इनको हम कहते हैं मैक इंजन्स या एमके इंजन्स या फिर मार्क इंजन. कई जगह आप एमके लिखा देखोगे, कई जगह मार्क लिखा देखोगे, इस नाम से जानते हैं. मैक एमके इंजन, मैक इंजन, मार्क इंजन, इस तरह से नाम देते हैं इसको. ये अभी इसरो ने जो डेवलप किया है
हम लोग Mark 3 Mark 4 इंजन यूज कर रहे हैं। वैसे Mark 3 ज़्यादा यूजेबल है हमारे लिए, Mark 3 इंजन को यूज कर रहे हैं, जो कि 4000 किलोग्राम तक के सेटेलाइट को वेट को कैरी कर सकता है। लिखते हैं, क्रायोजेनिक इंजन्स आर, मैंने मार्स लिखवा दिया था, सॉरी, ये वीनस लिखवा, मैंने मार्स गलत लिखवा दिया था। शुक्रयान वाले में या वीनस वाले में, प्रोजेक्ट वीनस में लिखिए टू स्टडी द सरफेस ऑफ वीनस नॉट मार्स। ओके, क्रायोजेनिक इंजन में लिखते हैं, दीज आर स्पेशलाइज्ड इंजन्स, these are specialized engines that use solid hydrogen and solid oxygen, solid hydrogen and solid oxygen as their fuel, as their fuel. Cryogenic means study, cryogenic means study of production and behavior of materials at extremely low temperature of below 150 degrees Celsius, of below 150 degrees Celsius. Cryogenic rockets use solid hydrogen and solid oxygen as their fuel, and when hydrogen and oxygen combine together, they produce water as the waste material. These cryogenic engines in India are known as GSLV MK engines. GSLV का फुल फॉर्म होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSLV MK इंजन या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। The GSLV MK engine, the GSLV MK engine type 3, GSLV MK engine type 3, which is mostly used by ISRO, is
कैपेबल ऑफ लिफ्टिंग 4000 किलोग्राम 4000 kilogram of weight 4000 kilogram of weight to GTO। GTO का फुल फॉर्म है जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट और GTO in a cost effective manner। GSLV Mach 3 is GSLV Mach 3 is Mach 3 is a three-stage launch vehicle that consists of two solid propellant and one stage liquid propellant। सॉलिड और लिक्विड का ऑल्टरनेट होता है। अगर 3 स्टेज, ये ध्यान रखो, अगर 3 स्टेज का इंजन होगा, 3 स्टेज का इंजन होगा तो ऐसे चलेगा, सॉलिड लिक्विड सॉलिड ऐसे चलेगा। ऐसा क्यों? हम तीनों सॉलिड तीनों लिक्विड क्यों नहीं लेते? तीनों का अपना अपना पर्पस है। सॉलिड का पर्पस ये होता है कि जो सॉलिड होता है बहुत तेज फटता है, तो बहुत ज़्यादा जब एनर्जी चाहिए, जैसे जमीन पे रॉकेट रखा हुआ है और लिफ्ट अप के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स चाहिए, तो वहाँ पे सॉलिड फ्यूल को यूज़ करते हैं। ये सॉलिड फ्यूल हो गया। तो ये फर्स्ट जो लिफ्ट अप होता है इसी फ्यूल से होता है। दूसरा लिक्विड जो होता है वो धीरे धीरे आपस में मर्ज करते हैं, मिलते हैं, तो ज़्यादा तेज एनर्जी नहीं मिलता, लेकिन इसमें क्या होता है कि जब मिलते हैं तो कांस्टेंट एनर्जी मिलती रहती है, जिसके कारण कि वो अपने आप एक गति से चलता रहेगा वो। तो लिक्विड इसके लिए यूज़ करते हैं ताकि लॉन्ग रेंज मिले। और सॉलिड फिर क्या यूज़ करते हैं कि जब वो स्पेस में पहुंच चुका है रॉकेट, अब वहाँ पे एक झटका दो और उसको अपने आप, वो जैसे कहते हैं ना कि एक झटके में पेन को फेंका और पेन वहाँ पहुँच गया, तो जब जैसे ही रॉकेट वहाँ पहुँचेगा एक जगह पे, तो वहाँ पे सैटेलाइट को ऐसे पेन की तरफ फेंक देते हैं। तो ये फेंकने के लिए जो एनर्जी चाहिए हमें, वो एनर्जी स्टेज 3 का जो रॉकेट होगा सॉलिड वाला, ये प्रोवाइड करता है और ये अलग हो जाता है। ठीक है, फिर ये जो सैटेलाइट होगा अपने आप ट्रैवल करके वो जहाँ पे इसका ऑर्बिट होगा, GTO जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, वहाँ पहुँच जाता है। इसलिए हम लोग सॉलिड लिक्विड सॉलिड का ऑल्टरनेट फ्यूल यूज करते हैं। ठीक है, आगे लिखिए। नेक्स्ट है लिखिए क्रायोजेनिक इंजन के बाद नेक्स्ट है रैमजेट इंजन। नेक्स्ट लिखिए रैमजेट। इसरो ने एक यूनिक काम किया है कि रैमजेट इंजन को डेवलप किया है। अब रैमजेट इंजन क्या है उसको समझते हैं। जब कभी भी हम लोग फ्यूल को कैरी करते हैं, अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों है तो बर्न क्या हो रहा है? हाइड्रोजन की ऑक्सीजन बर्न होता है, बेसिकली हाइड्रोजन। ऑक्सीजन बर्निंग में हेल्प करता है। इनफैक्ट किसी भी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। कोई भी फ्यूल हम कैरी करेंगे, ऑक्सीजन तो साथ में कैरी करना पड़ेगा। तो रैमजेट इंजन में एक तरीका निकाला गया कि क्यों ना थोड़ा ही ऑक्सीजन कैरी करें, जिससे कि बस इनिशियल थ्रस्ट मिल जाए, और फिर बाकी का जो ऑक्सीजन हमें चाहिए होगा वो ऑक्सीजन हम एटमॉस्फेयर से ले लेंगे। ऐसा क्यों ना करें? इसका फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा
कि रॉकेट का वेट हल्का हो जाएगा। जितना हल्का वेट होगा उतना ही कम फ्यूल कैरी करना पड़ेगा रॉकेट को लिफ्ट अप करने के लिए, उतना ही सस्ता पड़ेगा। इसलिए रैमजेट स्केल को डेवलप किया, रैमजेट इंजन को डेवलप किया गया। इसमें हम ऑक्सीजन को कैरी नहीं करते, हम लोग जब लिफ्ट अप होकर रॉकेट जा रहा होगा हवा में, उस टाइम ऑक्सीजन हम हवा से लेते रहते हैं। ऑक्सीजन हवा से लेते हैं, काफ़ी तेज कंप्रेस करके उसको लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसमें ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। तो ऑक्सीजन की हमें जरूरत है, वही ऑक्सीजन हम बार बार कंप्रेस करके लेते रहते हैं और हम फ्यूल में प्रोवाइड करते रहते हैं, तो हमें ऑक्सीजन कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? हाइड्रोजन काफ़ी हल्का होता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से 16 गुना ज़्यादा भारी है, जिसके कारण कि वेट रॉकेट का काफ़ी कम हो जाएगा अगर ऑक्सीजन कैरी नहीं करना पड़ा तो, और हम कम फ्यूल में सस्ते में ट्रांसफर हो सकते हैं, सैटेलाइट ट्रांसफर कर सकते हैं सैटेलाइट को। ये खासियत है रैमजेट इंजन का। तो लिखते हैं, रैमजेट इंजन इज डेवलप्ड बाय इसरो इन 2021 in 2021 ISRO in 2021 it is based on the concept of using oxygen for burning of hydrogen concept of using oxygen for burning of hydrogen from atmosphere only and burning of hydrogen, concept of using oxygen for burning of hydrogen from atmosphere only, and it does not carry oxygen along with hydrogen, and it does not carry oxygen along with hydrogen, that makes the engine more efficient with less fuel, and also it provides cheaper alternatives to cheaper alternative to MK engine. Currently, only NASA and ISRO have got ramjet technology. Currently, only NASA and ISRO have got ramjet technology.
ओके, अब नेक्स्ट है इंटरनेशनल स्पेस से टॉपिक देखेंगे, दैट विल बी जेम्स वेब टेलीस्कोप। नेक्स्ट इज जेम्स वेब टेलीस्कोप। मैं आपको इस टेलीस्कोप का पहले इमेज दिखा देता हूं और फिर समझ में आएगा कि जेम्स वेब टेलीस्कोप क्या होता है, कैसे काम करता है। क्या हो गया? हाँ, नाउ यू कैन सी जेम्स वेब टेलीस्कोप इमेज। अभी टेलीस्कोप का तो नहीं आया, टेलीस्कोप ने जो इमेज भेजा है बस वो आ रहा है अभी। ये है जेम्स वेब टेलीस्कोप, देखो। हाँ, अब आपको दिखाई दे रहा होगा जेम्स वेब टेलीस्कोप। ये टेलीस्कोप का रिफ्लेक्टर है जो गोल्डन कलर में आपको दिखाई पड़ रहा है, और यहाँ पे जो मिरर्स हैं, ये लेंस नहीं है, बेसिकली मिरर्स हैं। और ये जो मिरर है, रिफ्लेक्टर मिरर, ये जोड़ जोड़ के बनाया गया, मिरर को जोड़ के बनाया गया, हेक्सागन शेप के मिरर्स हैं ये, राइट। और मिरर से जो रिफ्लेक्शन आता है वो इस यहाँ पे जाता है और यहाँ से फिर रिफ्लेक्शन होके यहाँ पे आता है, ठीक है, ऐसे आता है ये। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप आप देख रहे हैं, काफ़ी बड़ा टेलीस्कोप है ये, और ये कई सारे कंट्रीज के द्वारा मिलकर ज्वाइन किया गया है, मिलकर बनाया गया है, जिसमें कि नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, कनाडा, इन सब ने मिलकर बनाया है इसको। और ये जो स्पेस एजेंसी, ये जो स्पेस टेलीस्कोप आप देख पा रहे हैं, ये हबल टेलीस्कोप को रिप्लेस करेगा। अभी तक का जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेलीस्कोप, बड़ा टेलीस्कोप था हबल टेलीस्कोप। हबल टेलीस्कोप काफ़ी काम कर चुका है, रिटायर हो रहा है, देयरफॉर इस टेलीस्कोप को उसकी जगह पे लाया जा रहा है। बट दिस इज बेटर टेलीस्कोप देन द हबल टेलीस्कोप, और हबल टेलीस्कोप को रिप्लेस ही नहीं करेगा सिर्फ ये, उससे ज़्यादा काम भी कर रहा है ये। एक्चुअली ये एक ऐसा टेलीस्कोप है जो टाइम में, पास्ट में भी देख सकता है। पास्ट में कैसे देखने का, अब हमारे पास्ट में नहीं देखेगा ये। बेसिकली है क्या ये टेलीस्कोप, क्योंकि बिग बैंग जो हुआ था, उस बिग बैंग की लाइट तो अभी भी आ रही है। और बिग बैंग हुआ क्या था, कब हुआ था? 13.6 बिलियन ईयर्स अगो। उस टाइम पे बिग बैंग हुआ, यूनिवर्स स्टार्ट हुआ था, और उस टाइम की लाइट अभी भी आ रही है। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर हमारे पास नहीं है, कि ब्लैक होल फॉर्मेशन कैसे हुआ, ब्लैक होल का बिहेवियर क्या है, स्पेस का एक्सपेंशन क्यों हो रहा है, बहुत सारी बातें जिसका आंसर नहीं है। इस चीज़ का आंसर हम इससे प्राप्त कर सकते हैं। यूनिवर्स का जो एक्चुअली डिजाइन है, कैसे तैयार हुआ, कैसे एक्सपेंशन कर रहा है, बहुत सारी बातों को हम यहाँ से पता कर सकते हैं। और इसने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन भी सॉल्व किया है। कई सारे जो इमेजेज आए हैं उससे हमें काफ़ी कुछ जानकारी भी मिली है। ये जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है, इसको कहाँ पे प्लेस किया गया, ये इंपॉर्टेंट जानना। इस टेलीस्कोप को प्लेस किया गया है लैग्रेंजियन पॉइंट्स में। लैग्रेंजियन पॉइंट्स देखो क्या होता है, इसको समझते हैं। लैग्रेंजियन पॉइंट्स देखो क्या है, कि लेट अस से दिस इज द अर्थ एंड दिस इज द मून। तो अर्थ से मून तक का डिस्टेंस करीब करीब तो 15 लाख किलोमीटर है ना। 15 लाख किलोमीटर अर्थ से मून तक का डिस्टेंस है। लेकिन कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट दोनों के बीच में जरूर होगा जहां पे कि अर्थ अपनी ग्रेविटी कारण इधर खींच रहा होगा ऑब्जेक्ट को, और मून अपनी ग्रेविटी कारण इधर खींच रहा होगा। तो इस पॉइंट पर ग्रेविटी एक्ट नहीं करती, ग्रेविटेशन लेस हो जाता है, क्योंकि इफेक्टिव ग्रेविटेशन फील्ड इज 0। तो हम ऐसे प्लेस पे, ऐसी जगह पे प्लेस करते हैं जहां पे इफेक्टिव ग्रेविटेशनल फील्ड 0 होता है, क्योंकि ये कोई टेलीस्कोप सैटेलाइट नहीं है जो कि चारों तरफ अर्थ के या मून के घूमता रहेगा। इसको स्पेस में एक जगह फिक्स होना चाहिए। तो फिक्स वहीं होगा जहां पे कोई ग्रेविटेशनल फील्ड वगैरह एक्ट नहीं कर रहा कुछ भी, इसलिए वहीं पे प्लेस करते हैं, पहली बात।
दूसरी बात, एक ऐसी जगह पे फिक्स करेंगे जहां सनलाइट नहीं आती हो, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप ये देखिए, क्या आप दिन में तारे देख पाते हैं? नहीं देख पाते। कब देखते हैं? रात में देखते हैं। रात में क्यों तारे देख पाते हैं? क्योंकि सनलाइट अवेलेबल नहीं है, क्योंकि तारों की जो लाइट है वो इतनी कम है कि सनलाइट में वो छिप जाते हैं। बट ऐसा तो नहीं कि दिन में तारे होते ही नहीं है, दिन में भी तो स्टार्स होते हैं, दिन में भी तो मून होता है, लेकिन हमें दिखता नहीं है, राइट। इन द सेम वे, अगर बहुत तेज लाइट आएगी सनलाइट की यहां पे, तो बहुत सारे लाइट, छोटे छोटे फेंट लाइट, बहुत दूर के ऑब्जेक्ट के, वो हमें दिखाई नहीं देगा। इसलिए इसको बिल्कुल डार्क में रखना है, ऐसी जगह पे जहां पे कि सनलाइट ना आती हो, क्योंकि सन को ऑब्जर्व थोड़ी करना है, बाकी यूनिवर्स को ऑब्जर्व करना है ना। तो इसके लिए हम ऐसी जगह पे रखेंगे। ऐसे पॉइंट को लैग्रेंजियन पॉइंट्स कहते हैं। तो लैग्रेंजियन पॉइंट्स को हम डिनोट करते हैं L1, L2, L3, L4, इस चीज से डिनोट करते हैं, और ऐसे में इसको L2 पॉइंट पे रखा गया है, और यहां से ये काफी अच्छी इमेजेस हमें भेज रहा है, राइट। तो लिखते हैं, अभी लिखिए, अबाउट जेम्स वेब टेलीस्कोप। ओके, जेम्स वेब टेलीस्कोप इज अ जॉइंट वेंचर between NASA, Canadian Space Agency, and European Space Agency. NASA, Canadian Space Agency and European Space Agency. एजेंसी एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी। आगे लिखिए, इट वॉज लॉन्च्ड इन दिसंबर 2021 to replace Hubble telescope which is expiring very soon. अब मैंने जो आपको लैग्रेंजियन पॉइंट बताया था, वो बताया था आपको अर्थ मून के रिस्पेक्ट में, लेकिन जेम्स वेब टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया है अर्थ सन के रिस्पेक्ट में, जो लैग्रेंजियन पॉइंट है वहां पे लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो लिखिए, जेम्स वेब टेलीस्कोप इज लॉन्च्ड launched at sun earth Lagrangian point, Lagrangian, LANGRANGIAN, sun earth Lagrangian point, which is approximately 1.5 किलोमीटर, 1.5 मिलियन किलोमीटर, 15 लाख किलोमीटर, 1.5 मिलियन किलोमीटर बियॉन्ड अर्थ ऑर्बिट, around the sun, beyond earth orbit around the sun. This is the point at which gravitational forces of
two large bodies cancel each other. Two large bodies cancel each other. अब आगे लिखिए बेनिफिट्स ऑफ लैग्रेंजियन पॉइंट्स. बेनिफिट्स ऑफ लैग्रेंजियन पॉइंट्स. लिखते हैं. पहला बेनिफिट है सिंस इफेक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेग्लिजिबल, since effective gravitational force is negligible, therefore telescope at this point requires minimum energy to keep it self working. At this point, no light is available. Therefore, this is the ideal point. For space observation. Ideal point for space observation. It is a most powerful and largest space telescope. It is the most powerful and largest space telescope. Largest space telescope. This telescope is so large that
It is made by mirrors of, it is made by mirrors of smaller hexagonal structure. This telescope is also able to see, this telescope is also able to see backward in time, backward in time, therefore it was able to take images of, therefore it was able to take images of Big Bang, Big Bang, able to take images of Big Bang that took place 13.5 billion years ago, that took place 13.5 billion years ago. This telescope is placed revolving around the sun. This telescope is placed revolving around the sun while Hubble telescope was revolving around the earth. Hubble telescope was revolving around the earth. और ये बात जो है आपको याद रखना पड़ेगा कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हबल टेलीस्कोप अर्थ के चारों तरफ घूम रहा था और ये जो टेलीस्कोप है ये सन के तरह अराउंड वैसे घूम नहीं रहा, एक जगह पे प्लेस होता है ये, ठीक है। तो एक जगह पे प्लेस सिंस अर्थ इज ऑल्सो रिवॉल्विंग, सो देयरफॉर ये सन के चारों तरफ घूमता हुआ नजर आता है। तो आगे लिखे रिवॉल्विंग अराउंड द सन और वो था रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। डायमेंशंस ऑफ जेम्स वेब टेलीस्कोप इज, dimensions of James Webb telescope is 22 into 12 square meter, 22 into 12 square meter, 12 square meter। This telescope is also able to This telescope is also able to capture infrared rays, which is only first of its kind, which is only first of its kind।
देखो रैमजेट का यूज स्पेस में नहीं कर सकते, वो अर्थ से, क्योंकि स्पेस में फ्यूल का यूज होता ही नहीं है। कोई भी रॉकेट लेते हैं स्पेस में फ्यूल का यूज नहीं होता, स्पेस तक पहुंचना होता है। स्पेस पहुंचने के बाद तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ काम करेगा कि जिस स्पीड से घूम रहा है उसी स्पीड से चलता रहेगा वो, वहां फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ती स्पेस में। तो अर्थ पे ही जब तक है तब तक फ्यूल की जरूरत पड़ती है। अभी क्लास के टाइम पे कैसे सेंड करूंगा ग्रुप का लिंक, मैं कर दूंगा बाद में। अभी क्लास करते करते कैसे मैसेज सेंड करूं मैं। हाउ डेटा इज कलेक्टेड थ्रू जेम्स वेब टेलीस्कोप। जेम्स वेब टेलीस्कोप से डेटा कैसे कलेक्ट किया जाता है? ऑब्वियसली डेटा को वहाँ पर जो इमेजेस होते हैं वहाँ से रेडियो सिग्नल के द्वारा फिर सेंड किया जाता है अर्थ पे। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज अबाउट द जेम्स वेब टेलीस्कोप स्पेस रिलेटेड करंट डेवलपमेंट्स। अब इसके बाद आता है डिफेंस रिलेटेड करंट डेवलपमेंट, जो हम कल की क्लास में करेंगे। तो कल का जो क्लास होगा आपका, टुमारोज क्लास, डिफेंस रिलेटेड करंट डेवलपमेंट, इसके अलावा स्पोर्ट्स, ठीक है, और इसके बाद अवार्ड्स। ये 3 टॉपिक कल का रहेगा और बाकी आपका सिलेबस फिर कंप्लीट हो जाता है। इसके कंप्लीट होने के बाद कुछ टॉपिक मैं आज आपको पीडीएफ के रूप में भेज दूंगा, और पीडीएफ के रूप में जो टॉपिक होगा उसको आपको आज रीड कर जाना, एक बार पढ़ जाइएगा, और कल उससे भी कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे, ठीक है। सो विल मीट टुमारो। कल का जो टाइमिंग होगा क्लास का, टुमारो टाइमिंग ऑफ क्लास विल बी 11:30 to 7:30। यही टाइम रखेंगे क्लास का, 11:30 to 7:30, एंड विल कंप्लीट योर सिलेबस बाय देन। थैंक यू सो मच, मीट यू टुमारो।